सुप्रीम कोर्ट घंटों ये डिस्कस करे, जहाँ इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा है, नौकरी की समस्या है, साफ पीने के पानी की समस्या है, बिजली की सप्लाई की समस्या है, वहाँ पे सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए कि नहीं? नमस्कार डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वोकिज्म जिसको एक खतरा माना जा रहा है फॉर आवर सोसाइटी, तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। क्या हुआ पेरिस ओलंपिक में, ये एक एग्जाम्पल आपको दिखा, चूंकि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म था इसलिए सबने इसे जाना। आप दिल्ली में पढ़ाते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। यूथ जो होता है वो थोड़ा सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है। दरअसल यूथ इस तरफ जाना चाहता है। 2011 में यही भारत का यूथ एंटी करप्शन के खिलाफ कितना ज्यादा खड़ा हो गया था। टाइट फिटिंग टी शर्ट्स में देयर इज एन एलओपी मसल्स दिखाते हुए इस तरह के आइकॉन कितना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दरअसल एजेंडा यहाँ से नहीं चल रहा है, हाँ, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम समवेयर एल्स। जो हमारे एलओपी बोल रहे होते हैं, अमेरिकन डेमोक्रेट के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, एग्जैक्टली वही लाइन वो इंग्लिश में बोल रही होती है, वहाँ ये हिंदी बोल। 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 35। कहीं ये कुछ स्क्रिप्टेड तो नहीं है। आज का जो सोसाइटी है, जो यूथ है, उसको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 E's हैं। इस दौर में पॉलिटिकल सक्सेस उसे ही मिलेगी जो नेशनलिज्म, कल्चर नेशनलिज्म प्लस सोशल जस्टिस को दोनों को साथ साथ लेके चल पाएगा। कि मोदी ने जितना काम यूथ के लिए किया है, दैट इज व्हाट मेक्स हिम कनेक्ट। गाँव में आप जाएंगी, वहाँ पे ना जलावन की लड़ाई होती है। ऐसे 10 करोड़ औरतों को सिलेंडर दिया। ऐसे मतलब एन नंबर ऑफ स्कीम्स आर देयर। स्टार्टअप की स्कीम है, तो स्टैंड अप की स्कीम है। अगर आप दलित हैं, महिला हैं, पिछड़ी समाज से आते हैं, तो आपको बूथ वालों। इतनी सारी स्कीम्स के बावजूद तीसरे टर्म में जो उनके इम्पैक्ट को कम होते देखा है। 36.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को नेशनल लेवल पे आया। 11वें साल में भी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है भारत जैसे देश में, जहाँ पे भी हम लोग समस्याओं की बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है अयोध्या का आने वाले समय में क्या सिग्निफिकेंस रहेगा? यहाँ का जो एक सामान्य हिंदू है, वो हिंदू होने में प्राइड फील करता है। सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री आवास के घर हो, चाहे उज्ज्वला के सिलेंडर हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। नमस्कार डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। द इंडिक पेन उत्कृष्ट भारत सीरीज, हमारा द इंडिक पेन सीरीज जो है, ये एक प्रयास है कि वी गेट यूथ इंटरेस्टेड इन देयर रूट्स। मेरा ये मानना है, और मैं आगे चल के बातचीत के दौरान आपसे भी आपके व्यूज़ इस पे पूछूंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि टिल द टाइम द यूथ डजंट कनेक्ट विद देयर रूट्स, they will not be really able to have a nationalistic sentiment, a strong nationalistic sentiment in them. And क्योंकि आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस में रह चुके हैं, पढ़ चुके हैं, JNU जैसे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ चुके हैं, और अब DU में आप पढ़ाते हैं, और आपका यूथ के साथ इतना वार्तालाप होती है, रोज़मर्रा का आपका उनके साथ उठना बैठना है, उनको पढ़ाना है। आप पिछले 1 दशक से कई सीरीज़ ऑफ चेंजेस देख चुके होंगे हमारे यूथ में। तो मुझे लगा आज की बातचीत जो है की शुरुआत जो है इस चीज़ से करते हैं कि ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है वोकिज़म का, जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, जिसको एक ख़तरा माना जा रहा है फॉर आवर सोसाइटी, हमारे भारत की, खासकर भारत की कल्चर और सोसाइटी के लिए वोकिज़म को एक बड़ा ख़तरा माना जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो वाकई जो है, आई थिंक ये बहुत क्लियर एक टारगेट होता है कि यूथ और महिलाओं को आप टारगेट करें, उनको उनके थॉट्स को कॉन्वल्यूट करें, और फिर आपको जो भी अपना पॉलिटिकल अचीव करना है, पॉलिटिकल एजेंडा, वो आप अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये पहली बात तो ये वोकिज़म के बारे में जो बात हो रही है, क्या वाकई एक सच्चाई है या एक बुना हुआ ख्याल है जिसको हमारे यूथ के ऊपर थोपा जा रहा है? थैंक यू लिप्का जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन दिस योर फोरम। बहुत ही अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं द इंडिक पेन के माध्यम से। हमने कई वीडियोस देखे भी हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास है। आप सीधे आपके सवाल पे आते हैं, जो वोकिज़म है, अभी आपने देखा कि परसों क्या हुआ पेरिस ओलंपिक में जी। कि एक जो हमारी इटली की बॉक्सर थी, और उनके सामने एक जो दूसरे देश के बॉक्सर हुए, और वो जो जेंडर फ्लूइडिटी का पूरा एक डिबेट है और सारी चीज़ें हैं, सेक्सुअलिटी का एक पूरा डिबेट है, जो वोकिज़म से निकलता है कि मुझे सुबह जो लगेगा मैं सुबह वो हो जाऊंगा, शाम को कुछ लगेगा तो मैं वो हो जाऊंगा। तो ये इसको सेक्सुअल फ्लूइडिटी कहा जा रहा है। इट इज़ वन ऑफ द वेरिएंट ऑफ वोकिज़म। तो हमने उसका एक परिणाम तो देखा
कि एक पिछले 125 साल 125 साल पुरानी संस्था ओलंपिक्स, और जिसका एक बहुत ही बड़ा नोबेल उसका ऑब्जेक्टिव है दुनिया के देशों को साथ लाना, उससे हमने देखा कि ये गेम में क्या हो गया। एक बॉक्सर जिसने पूरी ज़िंदगी तैयारी की होगी, लड़की थी वो, और उसने सोचा था कि कभी ओलंपिक में जाऊंगी, और जब वो ओलंपिक में पहुंचती है उसको पहला पंच ही ऐसा पड़ता है कि वो नॉकआउट में चली जाती है, मतलब 16वें-17वें सेकंड में ऐसा लगा। तो ये एक एग्जांपल आपको दिखा, चूँकि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म था इसलिए सब ने इसे जाना कि ये कैसे कि औरत के सामने आपने आदमी कैसे खड़ा कर दिया। जी। तो क्योंकि वो उसके जेंडर को पता करने का कोई वो नहीं था, और उस पर लगातार टेस्ट होते रहते थे, और ये वोकिज़म से ही निकलता है। इसको कल्चरल मार्क्सिज्म भी कहते हैं कि दरअसल मुझे अपनी सेक्सुअलिटी चुनने का, बताने का अधिकार है, और इस तरह की किसी टेस्ट में वो फ्लिप फ्लॉप होते रहे, और वो आज एक लड़की के सामने खड़ा होगा, उसका पूरा करियर दांव पे लग गया। ओलंपिक में आपको पता है कि कभी उसने कहीं डिस्ट्रिक्ट खेला होगा, स्टेट खेला होगा, नेशनल खेला होगा, दूसरी इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा, तब वो फाइनली पहुंची होगी, और 16वें-17वें सेकंड में उस लड़की को ऐसा पंच उसने दिया, वो मेल कहा गया कि मेल है वो, लेकिन उसके हिसाब से वो XY क्रोमोसोम है, लेकिन ट्रांसजेंडर हैं या फिर महिला हैं, क्या हैं। तो ये वोकिज़म का मैंने आपको एक बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण दिया। इसी प्रकार के बहुत सारे चीज़ें दुनिया में हो रही। हमने देखा कि बार्सिलोना ओलंपिक्स का एक वीडियो साथ में लगाया गया, और साथ में अभी लगाया गया कि जो पेरिस ओलंपिक में जो डेविएंट्स थे उन्होंने कैसे उसको रिप्रेजेंट किया। तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। दुनिया में जो परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो देश को मानने वाले लोग हैं, परिवार को मानने वाले लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, और किसी पूजा पद्धति को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को जो अपने रूट, जैसा आपने शुरू में कहा, अपने रूट से जुड़े होते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, ऐसे सब लोगों में एक खड़बड़ाहट सी है। दे आर वेरी मच वरीड अबाउट दिस फिनोमिना ऑफ वोकिज़म, कि जिसमें कि दरअसल कुछ आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या है। जी। दरअसल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको आप हिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कमियां होंगी तो उसमें बदलाव भी होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है, और फिर भी अगर आप किसी चीज़ के रूट्स को थोड़ा सा हिलाएंगे, तो उससे प्रॉब्लम हो रही। वोकिज़म के साथ जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है, इसको कल्चरल लेफ्ट कहा जाए, कल्चरल मार्क्सिज्म कह रहे हैं दुनिया में इसे, वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन दरअसल आपको भी उसका सोल्यूशन पता नहीं है, और दरअसल आपने प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई भी नहीं किया है, बस आप ही कह रहे हैं कि नहीं गड़बड़ है, मेरे साथ भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, इनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो गड़बड़ क्या है? अभी आप जो ट्विटर या एक्स के जो मालिक हैं, उन्होंने कहा कि मैं क्यों किसी दूसरी पार्टी के साथ खड़ा करूँगा, कि कैलिफोर्निया में लॉ है कि 18 ईयर्स के बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ अलग तो होना ही होता है दुनिया में, आप जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को डिसोन कर सकते हैं। अब उनके बच्चे ने उनको डिसोन कर दिया था, और साथ में उनको भी जेंडर फ्लूइडिटी का प्रॉब्लम था, जेंडर फ्लूइडिटी का इशू था, तो स्कूल्स में उनका जेंडर चेंज कर दिया गया, और बाद में कोरोना के समय उनकी डेथ हो गई उसके बेटे की। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्योंकि बहुत बड़े सेलिब्रिटी और हमें पता चल जा रहा है, ऐसे नॉर्मल फैमिलीज़ में, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ में से बच्चों के साथ हो रहा है कि अगर वो क्या कहते हैं उसको बिल्ली की तरह चलना है, कहने कि इसको आज़ादी है, क्या कहते हैं ये सुबह बिल्ली की तरह चलेगा स्कूल में, शाम को क्या कहते हैं कुत्ते की तरह चलना है, कहने कि अगर ये बार करना चाहता है लेट हिम बार्क। तो ये इस तरह के भी एग्जांपल्स आ रहे हैं। पर एक बात बताइए डॉक्टर सिंह, कि क्या ये जो विश्व में हो रहा है और हम उसके एक्सट्रीम एग्जांपल्स देख रहे हैं US, UK और कंट्रीज़ में, फ्रांस में, ये इसका कितना इम्पैक्ट या कितना ऑलरेडी इस तरह का चेंज हमारे भारत में आ चुका है? आप दिल्ली में पढ़ाते हैं, दिल्ली इज़ अ मेट्रो सिटी, इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री। यहाँ पे छोटे छोटे गांव कस्बों से लेके DU में जो है बड़े बड़े शहरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो है ही, लेकिन अब इस नए किस्म का जो एक वोकिज़म का जो हम वो देख रहे हैं, उदाहरण विश्व में देख रहे हैं, उसमें उसका कितना इम्पैक्ट जो है हमारे यूथ में यहाँ भारत में आने लगा है? क्या है, भारत के साथ यही है, इंडिया इज अ मल्टी लेयर्ड सोसाइटी ना, यहाँ पे बहुत तरह लेयर्स में है हमारी सोसाइटी। आपने ये 3-4 एग्जांपल तो दिए, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो जहाँ रोल मॉडलिंग होती है, यानी हम कहते हैं ना भारत के यूथ डिस्को थिक जाने लग गए, ऐसा थोड़ी भारत का हर लड़का डिस्को थिक जाने लग जाता है, या मॉल कल्चर आ गया है, ऐसा थोड़ी कि भारत का हर बच्चा, लेकिन वो हमने मापदंड बना देते, एक पैरामीटर बना देते कि दरअसल यूथ इस तरफ जाना चाहता है, या स्टार्टअप, अभी देश में 1 लाख के करीब स्टार्टअप है, तो इससे ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन अभी स्टार्टअप कल्चर की बात हो रही, क्योंकि मीन्स द आइडिया कि
एवरीवन वांट्स टू गो टू इन दैट डायरेक्शन, ये एक हो जाता है। तो जो डायरेक्शन है वो थोड़ा उस तरफ चल पड़ा है हमारे तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इंजीनियर्ड है ये थॉट? नहीं, इंजीनियर नहीं होता। क्या है यूथ के साथ, यूथ जो होता है वो थोड़ा सा एंटी स्टैब्लिशमेंट होता है, होता ही है जी। तो जैसे आपने देखा 60-70s में हिप्पी कल्चर आ गया जी। था, थोड़ा सा वो लोग वो भी अलग प्रकार से हो गए थे। इस समय समय के साथ एक पूरा एक दौर आता है कि जैसे स्टूडेंट मूवमेंट बहुत लेट 60s में स्टार्ट हुए थे, अर्ली 70s हमारे यहाँ भी हुए थे, वेस्टर्न कंट्रीज में भी हुए थे। जी। तो ये पूरा एक दौर आता है और यूथ उसमें चेंज चाहता है। उस चेंज किस डायरेक्शन में है, अगर उसको लीड करने वाला, उसको बताने वाला कोई फोरम होता है, कोई इंडिविजुअल निकल आता है तो उस तरफ चल पड़ता है। जैसे आपने देखा 2011 में यही भारत का यूथ एंटी करप्शन के खिलाफ कितना ज़्यादा खड़ा हो गया था। जी। निर्भया केस में हमने दिल्ली में खास तौर से देश के अलग अलग बड़े मेट्रोज में देखा कि वो कितना ज़्यादा बाहर निकल के आया था। एक घटना, छोटी सी तो नहीं थी, मतलब एक घटना थी वो, लेकिन बहुत बड़ी घटना बन गई निर्भया जो कांड हुआ 2012 में। तो वो ऐसे चेंज के लिए बात करता है और इस तरह के नए नए आइडियाज़ फ्लोट भी किए जाते हैं मार्केट में। तो उसमें इस बार जो है ये वोकिज़म का आइडिया पिछले 8-10 साल से पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में आया और धीरे धीरे भारत में भी आ रहा है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। अब उसमें आप स्टेट से, नेशन से, अपने रूट से कितना अपरूट कर देगा ये आइडिया, ये असेसमेंट इंडिया में करना बाकी है। अभी इस पे और अभी काम होने की जरूरत है, क्योंकि एक साइजेबल नंबर, इंडिया अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, डेमोक्रेसी तो सबसे बड़ी है, चाइना तो डेमोक्रेसी है नहीं। तो उसमें क्या होता है कि मल्टी लेयर्ड सोसाइटी होने के नाते, यानी कि कुछ छोटा सा गांव है, फिर टाउन है, फिर सिटीज़ हैं BC क्लास के, फिर A कैटेगरी के सिटी है, फिर मेट्रोज़ हैं। उसमें कभी ये मेट्रोज़ में, कॉन्वेंट में तो देखने में आ रहा है कि वहाँ से जो यूथ निकल रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी वोकेबलरी वगैरह थोड़ी सी तो डिफरेंट हो रही है और वो कुछ अलग अलग डिमांड कर रहा है। लेकिन वो कहें कि साइजेबल नंबर भी हो गया है, तो अभी साइजेबल नंबर नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत ही कहते हैं ना कि मतलब वो लोग जो एजेंडा डिसाइड करते हैं उसमें वो बात पहुंच गई है। तो यानी कि कई बार ऐसे जेन्युइन केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। अब तो वीडियोस भी आ जाते हैं तो हम लोग को वीडियो की डिबेट देखने का भी मौका मिलता है कि वहाँ देखने का मिला कि उस पर 1 घंटों बहस हो रही है कि सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा होना चाहिए, इस पर डिस्कशन भी होना चाहिए। लेकिन क्या भारत जैसे देश में जहाँ इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा है, इतनी नौकरी की समस्या है, इतनी रहने की समस्या है, पीने के पानी की, साफ पीने के पानी की समस्या है, बिजली की सप्लाई की समस्या है, वहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट घंटों ये डिस्कस करे कि सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए कि नहीं। मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा है, होना भी चाहिए, लेकिन किस मुद्दे पे कितना समय देना चाहिए। हमारे पास प्रायोरिटी हमारी डिफाइन होनी चाहिए। क्यों हुआ ऐसा, आप वो दोनों लोगों के बारे में पता कीजिए, उनके फैमिली बैकग्राउंड को पता कीजिए, तो आपको पता चलेगा किस फैमिली बैकग्राउंड से बड़े जजेस के बच्चे हैं वो, और शायद उनका वो केस था। दोनों मतलब दोनों पार्टनर जो हैं, इस कारण से वहाँ तक पहुँच जाता है। तो नंबर बहुत छोटा है लेकिन इन्फ्लुएंशियल बहुत है ज़्यादा, इसके कारण से ये चीज़ हो रही है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक छोटा नंबर है जो एक पर्टिकुलर एजेंडा सेट कर रहा है यूथ में, और बाकी के यूथ के लिए वो उसे एस्पिरेशनल बना रहा है। इससे मैं एक थोड़ा सा, बिकॉज आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और पॉलिटिक्स के उसमें बहुत होल्ड रखते हैं अंडरस्टैंडिंग में, मैं आपसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछूंगी। आजकल हमारे पार्लियामेंट में हो रहा है, आप देखते हैं देयर इज़ एन LOP जो अपनी टाइट फिटिंग टी शर्ट्स में पम्प्ड अप मसल्स दिखाते हुए एक अग्रेसिव फुट फॉर ही इज़ ट्राइंग टू टॉक टू द पावर, जो हम अगर देखें तो कम्युनिस्ट भाषा में कहा जाता है कि यू शुड हैव द स्ट्रेंथ टू टॉक टू द पावर एंड क्वेश्चन द पावर। सो ही इज़ ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट इमेज, और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो नैरेटिव कितना सही या कितना गलत है कि यूथ लुक्स अप टू हिम एज अ यूथ आइकॉन, भले ही वो खुद यूथ ना हो, लेकिन उनके हाव भाव, जिस तरह से वो इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा आप खुद कह रहे थे कि यूथ लाइक्स टू बी in the opposition, I mean they would like to question the power, they would, and that is what I think every young person should do. They are in a stage where they should be questioning everything around them. लेकिन इस तरह के आइकॉन कितना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, स्पेशली जब हम आज के स्टेटिस्टिक्स अगर देखें तो we are 65% of our population is below 35. तो
क्या आपको लगता है कि एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जो एक नैरेटिव सेट कर रहा है, प्लस एक ऑपोजिशन में एक चेहरा उन्होंने ढूंढा है जो चाहे कुछ भी सवाल करें उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये ऑफेंड करते हुए जो है फिर भी ही इज़ टॉकिंग टू पावर, तो ही इज़ द वन टू लुक अप टू। कितना इस पर इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट यूथ पर आज की डेट पे हो रहा है? देखिए, एज अपोजिशन लीडर उनको सारा राइट है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करें, करना भी चाहिए। एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव किस टाइप का अपोजिशन होता है, वो एक इस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छे डायरेक्शन में ले जाता है। वो होना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसी तरह की टाइट फिटिंग टी शर्ट पहन के यूक्रेन का जो हेड ऑफ द स्टेट दिखता है, या जो लाइंस जो हमारे एलओपी बोल रहे होते हैं, वही लाइन जो अमेरिकन डेमोक्रेट के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है एग्जैक्टली वही लाइन वो इंग्लिश में बोल रही होती है, वहाँ ये हिंदी बोल। तो कई बार लगता है कि कहीं ये कुछ स्क्रिप्टेड तो नहीं है, या ये कहीं कोई इनविजिबल हैंड तो नहीं है जो एक मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग मीडिया भी पढ़ते रहे हैं, तो एक मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट जो होती, जो अपने आप नहीं कंसेंट बन के आती, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि दरअसल एजेंडा यहाँ से नहीं चल रहा है, फ्रॉम दिस लैंड ओनली, इट इज कहीं डिराइव्ड और फ्रॉम से समवेयर ड्राइव। एल्स। हाँ, बट तो क्या वो एजेंडा फुलफिल कर पा रहे हैं यूथ में? आप क्योंकि इंटरेक्ट करते हैं, देखते नहीं, हैं। अभी तक तो देखिए पिछले 20-25 साल से तो राहुल गांधी जी राजनीति में हैं, अब तक तो वो नंबर पे पहुंच नहीं पाए। वो सेलिब्रेट कर लिया उन्होंने, तो उनको ऐसा मजाक भी चला ना सोशल मीडिया पे कि लगता है 100 में से 99 आ गए, लेकिन वो तो आपको 545 में से आए, क्या कहते हैं 99 सीट्स, 272 तो मार्क है, मतलब आपको मेजॉरिटी का, तो उससे बहुत पीछे हैं, और अभी वोट्स भी में भी बहुत पीछे हैं। लेकिन एक साइजेबल नंबर आ गया है जब एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका वो निभाएं, और धीरे धीरे उससे वातावरण बनता भी है। लेकिन जहाँ तक यूथ की बात है, तो अभी तक यूथ जो है एक साइजेबल नंबर में, एक टेंजेबल नंबर में, एक डिसाइसिव नंबर में वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ खड़ा है। क्योंकि एज कई बार नंबर ही हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जी भी 50+ हैं और मोदी जी भी 74 है। लेकिन जब आप उनके लिए वो इनिशिएटिव लेते हैं, तो फिर वो उनके साथ ज़्यादा खड़ा नज़र आता है। तो आज की तारीख में तो यूथ जो है थोड़ा इस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, और धीरे धीरे अगर वातावरण बनेगा तो वो आगे देखने की बात होगी कि क्या होता है। लेकिन आज की तारीख में चाहे उसको हम पैरामीटर लोकसभा में नंबर से लें, या वोट परसेंटेज से लें, या यूथ की इनिशिएटिव से लें, तो वो दिखता है कि आज की तारीख में तो वो अपनी हमारे जो लीडर ऑफ पोजीशन है उनके साथ नहीं खड़ा है। और जबकि उन्होंने पिछली 2 यात्राएं भी की, लोगों के बीच में गए। आपने कहा कि जिस तरह की टाइट फिटिंग टी शर्ट पहन के वो घूम रहे, उस सबसे होगा नहीं। दरअसल आपको जो यूथ के जो कंसर्न है वो कहना पड़ेगा। आप सोसाइटी में ऐसी 2 बातें कह देंगे, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा प्रताप भानु मेहता जी ने कि ऐसे बहुत सारे सीरियस कंसर्न हैं, और आप उसको सब कुछ चीज़ों को लाके जीरो डाउन कर दे रहे हैं कास्ट पे। क्या उसी से सारे समाधान निकल जाएंगे? और अगर निकल जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि पहले कांग्रेस ने रूल नहीं किया है। वो अगर आप देखें, आज़ादी के बाद से लेके करीब 38-40 साल तक उनका ही शासन रहा। अब ये कि हलवा बनाने वालों में कितने कम्युनिटी के लोग थे, ये कोई सीरियस सवाल नहीं है। कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बहुत सारे लोग सभी समाज के नहीं आ पाते, तो एक बहुत समय तक तो वहाँ कांग्रेस का शासन रहा। उन्होंने इस तरह के क्या प्रयास किए थे कि क्यों नहीं है? क्योंकि सवाल फिर आप पे भी उठेंगे। या अभी सवाल सीधे कर दिया जाए, जहाँ 3-4 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी या पुलिस में या दूसरे जो सरकारी महकमे होते हैं वहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्या? ऐसे तमाम सवाल उठ जाएंगे। तो ये कोई सीरियस सवाल है नहीं। सीरियस सवाल जो हैं वो उठाने पड़ेंगे, और उसको लेके यूथ के बीच में जाना पड़ेगा, तो यूथ ज़रूर जुड़ेगा। लेकिन अभी तक सीरियस सवाल करते वो नज़र नहीं आए। वो जो बॉडी लैंग्वेज, पोस्चरिंग, जो मैंने कहा कि स्क्रिप्टेड होती है, इंजीनियर्ड है, चाहे वो वोकेबलरी है, क्योंकि आपकी वोकेबलरी एकदम कैसे कमला हैरिस से मैच करके, या आपकी फिटिंग्स के कपड़े क्यों यूक्रेन के हेड ऑफ द स्टेट से मैच कर जाते, तो ऐसा भी कहा जाता है। उसमें होगा क्या कि इसमें समस्या क्या है, कहीं भी बहुत से लोग ऐसे एजेंसीज हायर कर लेते हैं। समस्या ये है कि फिर एजेंडा भी वही लोग देंगे अगर कल आप गवर्नमेंट में आते हैं, तो वो शायद भारत के हित में नहीं होगा। एक बात है जो कास्ट के ऊपर जो ये सवाल उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, आज के यूथ में कास्ट कॉन्शियसनेस कितनी है? सोसाइटी में कास्ट कॉन्शियसनेस तो है ही। नहीं, एक तो हमारे आपके उम्र के लोग हैं हु हैव सीन द मंडल कमीशन एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक जो मिलेनियल्स हैं दे हैव बीन वे पास्ट दैट टाइम जब मंडल कमीशन की वो हुई थी, जद्दोजहद हुई थी। तो अब आपने कई पेपर भी लिखे हैं इसके ऊपर, तो
पिछले 4 दशकों में अगर हम इसको कंपेयर करें तो आज का जो यूथ है 17-18 साल का बच्चा जो अपने घर से, गांव से या शहर से आता है पढ़ने, उसमें कितना कास्ट कॉन्शियसनेस है? नहीं, कास्ट कॉन्शियसनेस कम ज़्यादा है, बस उसका जैसे चश्मा होता है, चश्मा कभी ज़्यादा नंबर का होता है, कम नंबर का होता है, तो वो है। लेकिन बात यह है कि उसका अपना एजेंडा क्या है, उसको क्या, वो जो यूथ है वो सिर्फ कास्ट पे ही बात करना चाहता है क्या? पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी, टचेबिलिटी का इशू होता था, पिछड़ापन का इशू होता था, उसमें उनको लगता था कि दरअसल चूंकि हम इस समाज से आते हैं, इस कारण से हम पिछड़े हुए हैं। यही कारण भी रहा मंडल कमीशन का कि आपने इस सोशियो इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस थी उसको आपने मान लिया कि कास्ट के लेवल पे उसको डिफाइन कर दिया हमने। तो मंडल कमीशन में कुछ जातियों का एक सेट बनाया गया और आपने उसको अदरवाइज तो वो अदर बैकवर्ड क्लासेस था। तो अभी का जो यूथ है वो एक एस्पिरेशनल जो सोसाइटी है हमारी, जिसका एक साइजेबल नंबर यूथ है, उसको जॉब चाहिए, उसको स्टार्टअप चाहिए, उसको स्कॉलरशिप चाहिए, उसको फॉरेन में सीट चाहिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में उसको वहाँ के लिए स्कॉलरशिप चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसकी प्रायोरिटीज़ हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो वो नंबर, वो एक्चुअली दरअसल देखिए उनका अपना हक है, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनको एक वोट्स चाहिए, इतने साइजेबल वोट आ जाएंगे तो गवर्नमेंट बन जाएगी। उसकी वजह से वो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का पूरा एक इतिहास है कि उन्होंने ये बात कही नहीं। इवन आपने मंडल कमीशन का जिक्र किया तो उसमें राजीव गांधी जी की जो स्पीच है बड़ी चर्चा में भी आई। अभी उन्होंने बड़ा एक लंबी स्पीच दी, तो वो उनकी सबसे बड़ी स्पीच रही पार्लियामेंट की, और उन्होंने मंडल आयोग का विरोध किया था। तो आज लेकिन राहुल गांधी जी दूसरी बात उसी बात को उठा रहे हैं। तो वो आज का जो सोसाइटी है, जो यूथ है, वो दरअसल उससे आगे की सोच रहा है। उसको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 ईज़ हैं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट, ये 4 ईज़ के इर्द गिर्द उसको कह रहे हैं। तो अगर मैं एम्पावरमेंट में मान भी लूँ कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, तो बाकी 3 ईज़ पे आप बात करते नज़र आ नहीं रहे। सिर्फ चौथे वाले पे आप, एम्पावरमेंट जो है वो कास्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली जो पॉलिटिक्स है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और आपको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा चाहिए कहाँ? कास्ट के लिए। तो इसलिए वो ये एजेंडा पिक कर रहे हैं। वो एजेंडा इसलिए भी पिक कर रहे हैं क्योंकि जो उनके सामने है बीजेपी, वो एक नेशनलिज्म का, कल्चरल रूटेडनेस का, जिसे आप बात करें कि इस देश की हज़ारों साल की संस्कृति है, उसमें से बहुत कुछ सीखने के लिए है। उसको हिंदुत्व भी कहा जाता है, कल्चरल नेशनलिज्म भी कहा जाता है। उसके सामने वो ये एजेंडा रख रहे हैं। अब ये उसको तोड़ने के लिए कि अब देखना है कि कौन सा एजेंडा सही हो सकता है। बात ये है कि जो कल्चर नेशनलिज्म, हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उसमें जो सोशल जस्टिस का एजेंडा ऐसा है कि वो इसमें आराम से स्पेस पा सकता है। जितना हिंदुत्व के एजेंडे में सोशल जस्टिस को स्पेस मिल जाएगा, उतना ही दरअसल राहुल गांधी जी का जो एजेंडा है वो उतना ही वीक होता चला जाएगा। उल्टे अगर बात करें राहुल गांधी जी के सोशल जस्टिस के एजेंडे में, वो एजेंडा फिट नहीं बैठ पाएगा। इस देश में पॉलिटिकल सक्सेस इस दौर में उसे ही मिलेगी जो नेशनलिज्म, कल्चर नेशनलिज्म प्लस सोशल जस्टिस को, दोनों को साथ साथ लेके चल पाएगा। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पे अपनी ये बात विराम की है कि नेशनलिज्म का जो एजेंडा लेके चलेगा उसी को सक्सेस मिलेगी। लेकिन मुझे ये बताइए, एज अ मदर, अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन एज अ मदर और एज अ पेरेंट इन टुडेज वर्ल्ड, क्या वाकई यूथ नेशनलिस्ट ड्रिवन है? मतलब क्योंकि वी ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ यूथ स्टिल एस्पायरिंग टू गो अब्रॉड एंड स्टडी एंड लिव देयर, तो क्या वाकई ऐसा है कि यूथ नेशनलिस्ट? हाँ, तो देखिए हम लोग को बचपन से सिखाया जाता ही है, देश से प्रेम कर रहे हैं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं होता है। अब इसी जो मैंने आपको बोले, जो नेशनलिज्म का पूरा जो डिस्कोर्स है, उसमें सोशल जस्टिस का डिस्कोर्स कितना स्पेस उसको मिल पाता है, या आप नेशनलिज्म को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे कि मैं नेशनलिज्म को ऐसे डिफाइन करूं कि सत्ता, संपत्ति और सम्मान को आप जितना स्पेस देंगे उतना आपका नेशनलिज्म ब्रॉडन होता चला जाएगा। पावर को, पॉलिटिकल पावर को, प्रॉपर्टी को, यानी कि ज़मीन होती है ना, गाँव में ज़मीन बट्टी है, ऐसा सब कुछ, और भी रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल्स हैं, सब जगह कितनी हिस्सेदारी आप तय कर रहे हैं। और सम्मान, जो प्रेस्टीज होती है, रेस्पेक्ट होती है, तो सत्ता, संपत्ति, सम्मान में समाज के जितने बड़े वर्ग की हिस्सेदारी आप तय कर देंगे, आपका राष्ट्रवाद उतना मजबूत होते चला जाएगा। अच्छा, ये इंश्योर जो जितना कर लेगा। इधर मोदी जी को या बीजेपी ज़्यादा करने की मैं क्यों कहूँगा, वो ज़्यादा कर सकते, क्योंकि वो राष्ट्रवाद का एजेंडा लेके चलते हैं और सोशल जस्टिस के लिए कुछ करते रहते हैं, काफ़ी कुछ किया है, तो वो उस ब्रैकेट में वो ब्रैकेट फिट होते नज़र आ रहा है। आप बात ही अगर कास्ट से शुरू करेंगे
तो उसके चैंपियंस और भी बहुत सारे लोग हैं। सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स दरअसल जनता परिवार की पार्टियां करती रही। ठीक है, आज राहुल गांधी और उसमें से कुछ पार्टियां साथ हैं, इस कारण से वो कह रहे हैं, लेकिन असली चैंपियन तो फिर वो रहे हैं। और वो उन लोगों के साथ क्या दिक्कत है, तीसरा ग्रुप है, वो दरअसल सिर्फ सोशल जस्टिस की बात करते हैं। यानी कि जो एजेंडा हमने 30 साल पहले 40 साल पहले पा लिया था, जी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन था, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन तो 1950 में आ गया था, वो सही से एग्जीक्यूट भी हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन भी हो गया। 1989 में इस पे क्या कहते हैं, दलित अट्रॉसिटी बिल आ गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो उसको और स्ट्रिंजेंट भी बनाया, तो वो वाला एजेंडा अब हो गया है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो पूरी बीएसपी की पूरी पॉलिटिक्स थी वो वीक हो गई, क्योंकि वो वही पुरानी बातें कहते रहे। तो हर जनरेशन के लिए आपको नई बात कहना पड़ेगा। लेकिन इस बार यूपी में अगर आप देखें तो सपा उस पॉलिटिक्स को रिवाइव कर पाई है। वो ये नंबर का खेल था। अगर आप देखिए तो हम लोग बहुत इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जब बीजेपी को हम कह रहे हैं कि बीजेपी यूपी में हार भी गई है, तो उसकी 33 सीट्स है और सपा की 36 सीट्स है, 3 सीटों का फर्क है। ये नंबर का खेल होता है। जब हम सिविलाइजेशनल इशूज़ पे बात कर रहे होते हैं या नेशनल इशूज़ पे, तो उसमें 3-4 सीटों का फ़र्क से ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। हाँ, मेजॉरिटी मार्क्स से अगर शॉर्ट रहे तो उसमें यूपी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है, और वो वोट के 1-2% वोट के हेरफेर से हुआ है। संविधान ख़त्म कर देंगे और ऐसे सब कुछ कैंपेन से जो सोसाइटी के बीच में ले जाई गई, और एक फॉल्स कैंपेन, ऐसा एक नैरेटिव गढ़ा गया। और इसी से वो जो आपने टाइट फिटिंग टी शर्ट कहा, या फिर कमला हैरिस की लाइंस कहा, या संविधान ख़त्म कर देंगे, ये कहाँ से एजेंडा ड्रिवन है? क्योंकि संविधान सबको पता है कि ऐसे संविधान ख़त्म हो नहीं सकता। संविधान का मतलब आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, 2/3 के साथ अमेंडमेंट कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट कर सकते हैं, संविधान खत्म जैसा। क्योंकि उसी संविधान के कारण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा आदमी, जो वो कहते हैं कि चाय बेचा करते थे, पिछड़े समाज से आते, उसकी वजह से वो एम्पावर होकर वो आदमी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचा है। तो शायद वो अंतिम आदमी होगा जो संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहे। आपकी जो किताब है मोदी इन कंसेंसस, इट आल्सो टचेस अपॉन द इकोनॉमिक चेंजेस दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अबाउट। और आप अभी कह भी रहे थे कि मोदी ने जितना काम यूथ के लिए किया है, दैट इज़ व्हाट मेक्स हिम कनेक्ट। तो थोड़ा सा हमें इलाबोरेट करिए कि ऐसे क्या क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस रहे हैं पिछले 10 साल में जो यूथ को, यूथ के अमंग यूथ दे मेक हिम पॉपुलर। Actually, see, youth is not a monolith category. First, we need to understand this. This is the basic problem. Means we have different type of youth. Like when we talk about youth, so mostly means we talk about the male youth. But what about the female youth? Correct. What about the youth below 18 years जो वोट नहीं देते, 15 years, 50 अभी the official definition of youth is that youth between 15 to 29 years. 15 to 18 years का youth होता है, उसकी अपनी एस्पायरेशन होती है, स्कूल जाता है ज़्यादातर लोग। 18 to 24 एक यूथ होता है जो कि अंडर ग्रेड्स वगैरह होते हैं, फिर उसके 24 के बाद जॉब वगैरह करना होता है। दे हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस, उनको स्टार्टअप खोलना होता है, उनको जॉब करनी होती है, उनको मेट्रोज में जॉब करनी होती है, अब्रॉड में जॉब करनी होती है। फिर उसके बाद और भी 30 to 35 भी यूथ होता है, उसकी अपनी एक एस्पायरेशन होती है, घर लेना होता है, नोएडा में EMIs भरनी होती है। तो ये यूथ एक जैसा नहीं है। अभी भी हमने बात की तो ये देखिए सारे मिडिल क्लास इश्यूज थे जो भी हम बात कर रहे हैं, आपको लगा सारी बात हो गई, लेकिन अभी नहीं हुआ। एक यूथ ऐसा है जिसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चाहिए होती है, पूरा साइजेबल नंबर होता है यूथ का, जो सोचता है कि हाई स्कूल पास हुए या फेल हुए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी लग जाएगी तो हमारा घर चल जाएगा, शहर आता है, थोड़े पैसे बचाता है। एक बहुत बड़ा यूथ वो है, उसको सोशल सिक्योरिटी चाहिए होती है क्योंकि तनख्वाह इतनी कम होती है। एक होता है जो सिर्फ ठेले लगा रहा होता है, वो भी यूथ है, उसके लिए कभी किसी ने सोचा नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की हो जो अनपढ़ हो, जो दलित समाज से आती हो और जो गाँव में रहती हो, एक लड़की अनएजुकेटेड लिविंग इन रूरल एरियाज, तो वो लड़की जो है उसका, वो आपकी किसी सोशल सिक्योरिटी नेट का हिस्सा ही नहीं है। आप रिजर्वेशन देते हैं, आप स्कूलों में वजीफ़ा देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, वो स्कूल गई नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिलेगा उसको। आप उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन देते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद आप जॉब में रिजर्वेशन देते हैं, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसको आप क्या कहते हैं, जो आप सब लोग जैसे हैं तो मैटरनिटी लीव मिलती है, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो तो घर ही रहने वाली जी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसे, उसको क्या है कि वो छोटी सी होगी और 16-17 साल 18 साल में उसकी शादी कर दी जाएगी और उसके बाद उसके बच्चे होंगे और वही उसकी ज़िंदगी है। तो ये जो इतनी सारी योजनाएं आपने बनाई, 80 साल देश की आज़ादी को पूरे होने वाले हैं, उसमें से किसी योजना की हकदार ही नहीं थी।
जी। नो रिजर्वेशन उसको चाहिए, क्योंकि उसको तो नौकरी ही नहीं है, वो जॉब में ही नहीं है, उसने तो पढ़ाई नहीं की। उसको क्या कहते हैं, वो तो आपके एक्सप्रेस वे हाईवे को भी नहीं इस्तेमाल करने वाली है, जी। आपके एनएच को भी नहीं इस्तेमाल करने जी। वाली। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसके बारे में भी सोचा। आप सोचिए, उन्होंने सोचा कि जो घर पे जब ये चूल्हा जलाती है, गांव में आप जाएंगी वहाँ पे ना जलावन की लड़ाई होती है कि कहाँ से आएगा वो इस शाम को चूल्हा जलने, क्योंकि उसका ज़मीन भी नहीं है, जहाँ शादी वहाँ भी जलानी। तो उसको आपने सिलेंडर दिया, ऐसे 10 करोड़ औरतों को सिलेंडर दिया। तो उसके बारे में भी सोचा। सिलेंडर से सिर्फ महिला को नहीं फ़ायदा हो रहा है, वो जो पूरे परिवार। बिनने जाती थी उसमें 3-2 घंटे शाम के सुबह के लगाते थे, वो अब अपने बच्चे पे दे सकती है। वो एक छोटा सा उनका घर ही छोटा सा ही होता है, उसमें चूल्हा जलता था, उससे धुआं निकलता है, उससे बच्चे को उसको भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ हज़ार्ड्स होते हैं, वो भी दूर होता है। तो आप अगर देखिए तो एक छोटे से 2000 रुपये के सिलेंडर से उन्होंने 10 करोड़ लोगों को अपने सोशल सिक्योरिटी नेट का हिस्सा बना दिया। अब वो भी सोशल सिक्योरिटी नेट का हिस्सा बन गई, उसके कुछ समय बच रहा है जो और किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकती है। उसका छोटा बच्चा, गांव में जो औरत चूल्हा जलाती है ना, छोटा सा बच्चा अपने पास ही रखी रहती है, नहीं पढ़ाती भी वहीं से, जी। जितना आता है उसी में बताती है। तो सोचो उसको कितना फ़ायदा, वो छोटा सा बच्चा 4 साल 5 साल का, उसको वो चूल्हे के धुएँ से जितना नुकसान होता होगा। और इससे इसकी रिपोर्ट्स आई इंटरनेशनल एजेंसीज़ की, इससे क्या कहते हैं 4-5 लाख, तब इनिशियल 2016 का डेटा है, इसको हम सिंपल गूगल कर सकते हैं, कि उससे उन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ में थोड़े से इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया उज्ज्वला से। अब आप कहेंगे उज्ज्वला का यूथ से क्या ले देना है? अब जो उसमें से बहुत सी लड़कियां होती हैं जो 18 से 35 साल के बीच में होती हैं, जिनकी शादी हो गई होती है, तो ये वो लड़की थी जो कभी आपकी पिछले 75 साल में जितनी पॉलिसी हमने बनाई, जितनी, उसमें से किसी का हिस्सा नहीं नहीं थी। उसको मिलता ही नहीं, क्योंकि बूढ़ी नहीं है तो उसको वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिलेगी। अब विकलांग नहीं है, उसको विकलांग पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक बात है। शेड्यूल कास्ट से आती है लेकिन वो स्कूल नहीं जाती, तो आप उसको वजीफा नहीं दे रहे हो, स्कॉलरशिप नहीं दे रहे। पहली बार वो बनी। और ऐसे मिडिल क्लास वीमेन की बात करें तो मैटर्निटी लीव जो है वो 3 मंथ्स होती थी, वो 6 मंथ हो गई। ऐसे मतलब एन नंबर ऑफ स्कीम्स आते हैं। स्टार्टअप की स्कीम है, तो स्टैंडअप की स्कीम है, अगर आप दलित हैं, महिला हैं, पिछड़े समाज से आते हैं तो आपको मुद्रा लोन, ये सब यूथ के लिए 360 डिग्री अगर आप सोचें तो मोदी जी ने करने की कोशिश की। और वो इसलिए कर पाए कि उन्होंने भी यूथ को सिर्फ एक कैटेगरी की तरह नहीं समझा। नहीं 65% मतलब हो जाता है करीब 80-90 करोड़ लोग 0 से 35 साल के। तो अगर हम सिर्फ 18 से 35 साल के देखें तो 30 से 40 करोड़ लोग, यानी दुनिया का सबसे बड़ा देश जी, अमेरिका 33 करोड़ का है, बिल्कुल। तो चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश, तो वो तीसरा सबसे बड़ा देश तो यूथ का है। अब उसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अलग अलग सेक्टर के यूथ के लिए, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटी से है, दलित कम्युनिटी से है, लड़की है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके से स्कीम लाया। दरअसल वो अप्रोच करने की ज़रूरत है। आप ऐसा पार्लियामेंट में ऊंची आवाज़ में बात करेंगे कि ये कास्ट में ऐसा क्यों नहीं हुआ, उससे नहीं समाधान निकलेगा। अभी बहुत मिलियन म्यूटनीज आर हैपनिंग अराउंड अस एंड यू नीड टू कैटर ईच एंड एवरी वन। दैट इज़ द बेसिक आइडिया। अभी बहुत तरह की चीज़ें बदलाव हो रहे हैं, आपको सबको अलग अलग तरीके की, जैसे दवाई होती है ना, वो देनी पड़ेगी, तभी सोल्यूशन निकलेगा। अदरवाइज हम लोग बिल्कुल एक वॉल्कनो पे बैठे हुए हैं इस समय, जहाँ से आपने बात शुरू की थी, चाहे वो वोकिज़म का आइडिया हो, चाहे क्या कहते हैं यहाँ जॉब का इश्यूज़ हो, चाहे एजुकेशन का। हम जब बड़े हो रहे थे 12th में तो 5 IIT होते थे, जी। आज की तारीख में 24 IIT हो गए। इतने एम्स हैं, इतने IIMs हैं, इतने NITs हैं, इतने यूथ निकल रहे हैं और सब वेल एजुकेटेड है। आपको उनके लिए जॉब क्रिएट करनी है तो वो कैसे होगा? और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो सिंपल ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनकी भी एस्पिरेशन है वो खेत में जाके आधे घुटने तक खड़े होने को राजी नहीं है, क्योंकि तो ग्रेजुएट हो गए। अब 2-3 करोड़ तो ग्रेजुएट निकल रहे हैं हर साल आपके देश से। तो हम लोग एक बहुत ही यूनिकली प्लेस्ड कंट्री है, तो हमारी प्रॉब्लम भी बहुत यूनिक है, तो उसके सोल्यूशन भी बहुत यूनिक होंगे। उसको सिंपल अब 1 लाइन में कि कास्ट का इशू ये हो गया या संविधान खत्म कर देंगे, इससे बिल्कुल ही समाधान नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज की ज़रूरत है, जो बहुत कुछ हुआ है 10 साल पे पिछले देश में। ये सब मैंने अपनी किताब में मेंशन किया है। इसी बात से एक पॉलिटिकल सवाल मेरा और उठता है। आप कहते हैं कि मोदी जी ने इतनी सारी वो निकाली हैं, स्कीम्स निकाली हैं यूथ की, अलग अलग किस्म के यूथ को एड्रेस करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। फिर क्या कारण था कि इस बार जो एक हमने तीसरे टर्म में जो उनकी इम्पैक्ट को कम होते देखा है, द नंबर्स हैव नॉट बीन फेवरेबल, दो दे हैव बीन एबल टू इवेंचुअली मेक द गवर्नमेंट, एंड मोदी जी उस गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो एक जो बहुमत होता है, पूर्ण बहुमत, वो इस बार नहीं मिल पाया इतनी सारी स्कीम्स के बावजूद। देखिए क्या होता है, मैंने while writing my book I did a lot of research and I found that in a vibrant dynamic democracy it's not very much possible to maintain that kind of popularity in 10th year of his regime। ये ऐसा होता ही नहीं है।
ये दुनिया में नहीं हुआ। मतलब हम देखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि एक अच्छी डेमोक्रेसी है यूएस, तो वहीं पे 8 साल जब प्रेसिडेंट रहते हैं तो 4 साल वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे सर्वेज आते रहते हैं और समय समय पर पता चलता रहता है कि 4 साल पे इलेक्शन होता है, हर दूसरे साल कोई न कोई इलेक्शन होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह के होते हैं। तो पॉपुलैरिटी डाउन जाती ही जाती है, क्या कहते हैं। लेकिन 10 साल तक चाहे वो इंडिया टुडे के सर्वे हो या क्या कहते हैं मॉर्निंग कंसल्टिंग के सर्वेज हो, उसमें दिखा कि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी नीचे गिरी नहीं। उसकी वजह से अदरवाइज आपको 10 साल बाद में 36.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को नेशनल लेवल पे आया। और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी 50% से ज़्यादा वोट से जीती। मतलब जाहिर सी बात है वो नंबर कम हुए, लेकिन फिर भी आपको 240 सीट्स ऐसा करीब बीजेपी को आई। और एनडीए जो है, और ये प्री पोल अलायंस था, मतलब ये हमने बाद में क्या कहते हैं बीजेपी ने ऐसा नहीं लिए पार्टनर्स। जेडीयू है या टीडीपी, ये सब पहले से इलेक्शन के पहले से बीजेपी के पार्टनर थे। तो उसमें नज़र ये आता है कि 11वें साल में भी इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी रहना भारत जैसे देश में, जहाँ पे भी हम लोग समस्याओं की बात कर रहे थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। इलेक्शन का क्या होता है कि इलेक्शन में कोई 0.5%, 1% के वोट के हेर फेर से ना 30-40 सीटें आगे पीछे हो जाती हैं। दरअसल इस इलेक्शन में उतना ही हुआ। जैसे मैं आपको एक आंकड़ा दूँ कि 6 लाख वोट अगर और होते, ऐसा ये आया भी बहुत सारे चैनल्स पे और मैंने भी वहीं से पढ़ा, तो अगर सिर्फ 6 लाख वोट यानी कि 100 करोड़ के वोट हैं यहाँ पे, इसमें 6 लाख बहुत साइज, बहुत मिनिस्क्यूल नंबर है। तो वहाँ पे 6 लाख वोट से 35 सीटें बढ़ जाती है बीजेपी की। वो 1000 से 2000 से 3000 से 10,000 से 20,000 से ऐसे हारे थे। ऐसी 34 सीटें थे, 34 सीट्स वर देयर, तो वो आराम से वो नंबर बढ़ भी जाते। तो यानी कि कोई 6 लाख 10 लाख वोट से आप वो सीटें हार भी सकते हैं। तो जो इलेक्शन रिजल्ट है, चूँकि वो तो अगले 5 साल रहेगा तो उस पर चर्चा होती रहेगी, तो ये इलेक्शन रिजल्ट से बहुत कुछ नहीं पता चलता। हाँ देखिए, अगर आप देखिए सेकंड नंबर पे जो आया उनको 99 सीट्स आई हैं, तो उसी से पता चलता है कि दोनों में डिफरेंस कितना है। अदरवाइज़ 3 बार लगातार ऐसे मेजॉरिटी ले आना, या 3 बार ऐसे पंडित नेहरू जी ने किया था, उसके बाद किसी ने ऐसा किया नहीं आज तक। पंडित नेहरू क्यों कर पाए थे? क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट की लेगेसी थी, गांधी जी की लेगेसी थी। कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था आज़ादी से पहले, जिसको वो बाद में लीड करने लगे, तो भी 52 से 57 62 वो कर पाए, वो उसका नहीं रहे वो। तो ये उसके बाद अगर इस तरह के वाइब्रेंट, मतलब जहाँ पे एवरी मिनट यू आर अंडर वॉच आप, क्योंकि आज की तारीख में स्पेशली एवरीथिंग इज कनेक्टेड थ्रू मतलब इंटरनेट। तुरंत किसी को कुछ गलत लगा वो सोशल मीडिया पे वीडियो कर देता है, पानी जाम हो गया ये देखिए, ऐसे एंगल भी ऐसा दिखाता है, लगता है बहुत बड़ा की बात है, बिल्कुल जैसे एंगल दिखाता है। समस्याएं तो हैं, इसमें नहीं करता है। मतलब जब आप हमेशा अंडर वॉच हैं, हमेशा अंडर स्क्रूटनी है, हमेशा आपको क्या कहता है एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल सिस्टम मेंटेन करना है, उसके बावजूद अगर इतना बड़ा मैंडेट आता है तो ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। अदरवाइज़ वो सब ऑटोक्रेसी होती हैं या फिर वो सब अथॉरिटेरियन रिजीम होती। डेमोक्रेसी में ऐसा आज की तारीख में ऐसा कर लेना, जब ये सोशल मीडिया रेवोल्यूशन एआई का ज़माना है और ऊपर से अपोजिशन भी काफ़ी एक्टिव था। आपने देखा कैसे डॉक्टर्ड वीडियोज़ आए, कैसे वो रिजर्वेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक डिबेट चर्चा उन्होंने क्रिएट किया, मैन्युफैक्चर किया। तो भी अगर ऐसा आया तो ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं। हाँ 1.5-2% का वोट फ़र्क हुआ और इस पे समीक्षा हो रही है, होगी कि और कैसे इसको इम्प्रूव करें। इलेक्शंस पे ही थोड़ा अगर और चर्चा करें तो अयोध्या ने एक ऐसा रिज़ल्ट, शॉकिंग रिज़ल्ट दिया जिस पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। अयोध्या, जहाँ पे आपकी जो किताब है उसमें भी जैसे आपने मेंशन किया है कि इतना मेजर डेवलपमेंट एक्सरसाइज लिया है इस गवर्नमेंट ने अंडर योगी आदित्यनाथ जी के उसमें सीएम होने पर, और अभी फ़िलहाल कल ही उन्होंने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। मैसिव मनी इज़ गोइंग इनटू बिल्डिंग एन एक्सप्रेसवे इन अयोध्या। ऐसा क्या हुआ कि ये नैरेटिव जो ऑपोजिशन ने चलाया, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, या जातिवाद का जो वो था नैरेटिव चलाया, और जो आप वो 2-3 सीट की हेर फेर की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या में इतना कुछ करने के बावजूद भी परिणाम उसके अनुकूल नहीं रहे? तो मैं अयोध्या किताब लिखने के दौरान कई बार जाना हुआ था मुझे, और रिसर्च जब कर रहा था तो बहुत से लोगों से बातचीत भी हुई, और वहाँ पे ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि आ रहे हैं, मतलब कि अभी 1-2 साल लगेगा उसमें, तब वो दिखने लगेगा। हालांकि ज़मीन के दाम वहाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो कि किसी भी एक सामान्य आदमी को बहुत उससे लाभ हो रहा है।
और जॉब भी क्रिएट हुई है वहाँ बहुत ज़्यादा। सिर्फ वही नहीं कि मैं तो देख रहा था कि अगल बगल के 50-100 किलोमीटर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रहा है। वो पूरे ईस्टर्न यूपी को प्रभावित करेगा, मतलब बनारस, गोरखपुर और फैज़ाबाद, अयोध्या मिला के पूरे ईस्टर्न यूपी का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है आने वाले सालों में। लेकिन लोगों को इमीडिएट कुछ चाहिए होता है। राम मंदिर का भी पूरा आइडिया था, लेकिन राम मंदिर के नाम पे ऐसा कह रहे हैं लोग ने 2022 में वोट दे दिया था, तो अभी क्या? तो अभी जो बदलाव दिखने चाहिए थे वो शायद आने वाले समय में दिखते। अभी जो हुआ तो जो कैंडिडेट सिलेक्शन था, जो अपोजिशन पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, एक कारण वो रहा। थोड़ा कारण ये रहा होगा कि जो सिटिंग एमपी थे कई बार उन, तो मोदी जी का की तो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा रही, इसी कारण से आपने देखा कि 240 सीट तक बीजेपी पहुंच पाई। लेकिन कई बार लोकल जो कैंडिडेट होता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। तो मीडिया में आपने पढ़ा भी होगा कि लोकल कैंडिडेट के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। और ये जो लोकसभा सीट होती है तो 5 विधानसभाओं से मिलकर बनती है। अयोध्या का जो पूरी टेरिटरी है वो तो एक विधानसभा है, बगल में और दूसरे इलाके भी हैं, तो वहाँ सब में अभी वो काम अभी शुरू होगा। जैसे होता है ना कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, तो वो फ़र्क अभी दिखना धीरे धीरे शुरू होता है लोगों को, 1-2 साल बाद। ये मंदिर भी 2025 में कंप्लीट होने वाला है, तो दिखता। लेकिन जो कैंडिडेट सिलेक्शन रहा, यहाँ पे कैंडिडेट रिपीट हो गए। वहाँ उन्होंने क्या किया कि वो वैसे तो अनरिजर्व सीट है, तो वहाँ पे मतलब वो रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट उस कम्युनिटी का दे दिया। तो ऐसे कुछ कारण रहे और ये संविधान वाला पूरा नैरेटिव जो है वहाँ पे काम कर गया। तो उस सब के कारण से कुछ वोटों से वहाँ पे अयोध्या पे हार हो गई। ऐसे ही उन्होंने मेरठ सीट भी अनरिजर्व सीट है, मेरठ सीट पे भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहाँ से भी उन्होंने रिजर्व शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट दिया। वहाँ पे मतलब अयोध्या, मैं क्यों कहा मेरठ ही क्यों कहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो दिया है। दूसरा सिंबॉलिक ये है कि वो अयोध्या थी, यहाँ जो टीवी में राम बने थे वो खुद कंटेस्ट कर रहे थे मेरठ से, अरुण गोविल जी, वो भी थोड़े से मार्जिन से ही जीत पाए हैं जी। तो ये सारी चीज़ें करके एक अच्छा आप अगर कास्ट कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, प्लस आपके दूसरे कैंडिडेट की एंटी इनकम्बेंसी रहती है, तो बहुत ही कांटे की टक्कर हो जाती है और उसमें कहीं इलेक्शन कहीं किसी भी क्षण आपसे हाथ से निकल जाता है। इस कारण से वहाँ पे है। अयोध्या में जो इकोनॉमिक स्तर पे डेवलपमेंट हो रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चरल स्तर पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक बात है, वो अंडरस्टूड है। लेकिन अगर अयोध्या का एक इम्पैक्ट, जो एक फ्रेंजी सी आई थी जब अयोध्या में स्थापना हो रही थी, और उस टाइम पे जो पूरा देश एक पर्टिकुलर सेंटिमेंट महसूस कर रहा था, आपको क्या लगता है अयोध्या का आने वाले समय में क्या सिग्निफिकेंस रहेगा? वॉज इट जस्ट अ मोमेंट्री थिंग where everybody from all walks of life got excited about getting back what they were fighting for the last 500 years? या आपको लगता है कि आने वाले समय पर ये एक significant not just political but social impact रहेगा इसका? नहीं, देखिए अयोध्या दरअसल तो एक मंदिर है जी, जो कि 1528 में जिसे ख़त्म कर दिया गया था। तो और वहाँ की जो लोकल सोसाइटी थी वो उसके लिए स्ट्रगल करती रही, हमेशा करती है। मैंने बुक में मेंशन भी किया है 1949 के बाद वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ 80s से, और वो लोकल मूवमेंट बना रह सकता था। लेकिन जो RSS, PHP, बीजेपी को लगा कि नहीं, इससे हम जो सोसाइटी है उसको जगाने का काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में ये काम किया था। उसके बाद से ये अयोध्या मूवमेंट ने वो काम किया, इसलिए अयोध्या सिर्फ मंदिर नहीं कहते, अयोध्या मंदिर मूवमेंट कहते हैं जी। तो वो अपना काम कर गया जी। कि जो यहाँ का जो एक सामान्य हिंदू है वो हिंदू होने में प्राइड फील करता है। ये चीज़ बहुत कम हो गई थी। जैसे कि 1950 से लेकर 1980 तक की इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 3.8% रही है। उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, गवर्नमेंट की समझना होना और बहुत सारे, लेकिन आप जानते हैं उसको बोलते क्या है? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं उसको। यानी कि जो डिमीनिंग है, जो थोड़ी ख़राब चीज़ है उसको स्पेसिफाई कर दो, हिंदुओं के ऊपर ब्रांड कर दो जी। कहा कि वो थोड़ा लेथार्जिक होते हैं, ऐसा होता है कि इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रही। आपने इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनाई कि 52 में आपके 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव कुछ और था और 57 में कुछ और हो गया। 52 में एग्रीकल्चर था, 57 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। 5 साल में ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो लेकिन उसको आपने तो इस तरह से डेरिवेटिव सेंस में चीज़ें इस्तेमाल होती थी, या तो लोग उससे एसोसिएट नहीं करते थे। अभी एक साइजेबल नंबर, एक टेंजिबल नंबर, एक डिसाइसिव नंबर ऐसा है कि उसको लगता है कि नहीं, अगर हम हिंदू है, हमारे पास हज़ारों साल का
की सभ्यता है, हमारे पास वर्ल्ड सिविलाइजेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत कुछ है। हम देख रहे हैं अलग अलग जगह से लोग बता रहे हैं कि ये मंदिर है, किसी भी दुनिया के किसी भी अच्छे जिसको आप 7 वंडर्स में गिनते हैं उससे बेहतर मंदिर का है, या construction स्ट्रक्चर है, है, आर्कियोलॉजी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारा साइंस ऐसा था, योग ऐसा था, आयुर्वेद ऐसा था। लोग अब घर में प्रैक्टिस कर, कोरोना में ऐसे ऐसे वो दिए गए डेटा कि भारत जैसे देश में जहाँ पे पब्लिक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, कुछ आश्चर्य नहीं कि 30 से 40 करोड़ लोग अपना जीवन गंवा बैठे। बड़े बड़े पत्रकारों ने कहा, मैं नाम क्यों लूँ, भारत के पत्रकारों ने कहा, लेकिन हमने देखा कि कैसे ये सारी चीज़ें नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम में से बहुत से लोग अपने घर लौट गए या अपने घर में हैं, तो वो जो बचपन से सीखा था कि दूध में हल्दी डाल के पीना या काढ़ा पीना या थोड़ा जिसे सा हम योग कर देसी लेते हैं, इलाज हाँ, कहते जिसे हैं। देसी इलाज जी, कहते हैं, जी। उसने ही हमें बचाया कोरोना में। जी। नहीं तो इतनी ना दवाइयाँ थी, पता नहीं कौन सा एक इंजेक्शन था, लोग उसे ढूंढे ढूंढे फिर रहे थे, और जो हॉस्पिटल गया उसमें से बहुत से लोग वापस नहीं आए, जो घर में इलाज कर लिया उसमें से बहुत से लोग बच गए। तो वो जो पूरा एक सिस्टम था उस पर लोगों का फेथ बढ़ा है, वो फेथ ख़त्म हो गया था। मुगलों और टर्क्स ने क्या किया कि वो तोड़ा, अंग्रेज़ों ने क्या किया था उसके प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी थी। अगर आप एक नालंदा तोड़ते, एक विक्रमशिला तोड़ते या एक विश्वविद्यालय, तो हम दूसरा बना लेते। अंग्रेज़ों ने क्या किया उस सिस्टम में आके कि उसके प्रति कि नहीं, अभी हमें तो पेंसिल्वेनिया भारत में बनाना है, हमें तो MIT बनाना है भारत में, हमें तो ऑक्सफोर्ड बनाना है भारत में। आपके पास तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला जैसा, नालंदा जैसा, तो वो जो अनास्था पैदा कर देगी थी, जो फेथ का आइडिया था ना पूरा, वो ख़त्म हो गया था, वो अब आ गया है। और वो ये बेसिक किताब है मोदियन कंसेंसस, उसका आइडिया यही है कि एक साइजेबल नंबर, एक टेंजेबल, एक डिसाइसिव नंबर ऐसा है जो इस आइडिया पे फेथ करने लगा है, और वो इसको लेके ही आगे बढ़ रहा है कि नहीं, भारत कुछ कर सकता है, दुनिया में एक स्थान बना सकता है। हमने बहुत जगह स्थान पहले भी बनाया था, तो हम उसको फिर सो के जिसे जागना कहते हैं ना, तो वो लेथार्जी से, स्लम्बर से भारत जाग गया है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ गया है। थोड़ी इस तरह की समस्या आएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन में होना चाहिए, कि देश के कुछ मामले हों जिसमें हम सब लोग साथ खड़े हो। हमने पहले भी ऐसा किया, 93 में किया था, 30 साल पहले नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने उनके साथ उन्होंने डेलीगेशन में, जब गवर्नमेंट भेजती है, ह्यूमन राइट्स का डेलीगेशन था जिनेवा में, पाकिस्तान के सवालों का जवाब देना था। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी उसके लीडर थे, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता थे, वो मेंबर थे, और दूसरे लोग उसके मेंबर थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि लीडर ऑफ पोजीशन थे उस समय, वो उस डेलीगेशन के हेड थे। कितना अच्छा मैसेज गया होगा। तो इस तरह का कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव अपोजिशन हो तो देश और तेजी से आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा अयोध्या पे और बात करेंगे, स्पेशली बिकॉज यूपी के इलेक्शंस 2 साल में आने वाले हैं। योगी जी का भी 3rd टर्म है। योगी जी की एक अपनी अलग पॉपुलैरिटी है, लेकिन योगी जी के भगवा को देखकर बहुत सारे लोगों में और ज़्यादा विरोध उत्पन्न होता है। जहां मोदी, मुझे कई बार लगता है मोदी जी से ज़्यादा योगी जी के को लेकर लोग विरोध करते हैं, जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट या पॉलिटिकल थॉट से प्रभावित है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यूपी कितना बड़ा चैलेंज होगा, स्पेशली आफ्टर द गिवन करंट जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, नेशनल इलेक्शंस, उसमें जिस तरह का रिजल्ट यूपी ने दिया है? तो जो अभी की रिजल्ट अगर आप देखें, नंबर्स की बात करें, तो बीजेपी को मतलब 41% वोट मिला है। 41% हमारे जैसे एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए बहुत वोट होता है, लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई हो जाती है, तो उसमें जैसे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि थर्ड प्लेयर होता था BSP या कांग्रेस अलग से लड़ती थी, तो उसमें थोड़ा आसान होता था। तो बीजेपी को भी अपने अलायंस पार्टनर्स अच्छे करने पड़ेंगे, विद इन पार्टी सोशल अलायंस बनाने पड़ेंगे और बेहतर, क्योंकि आपको ऐसे एक डायनेमिक डेमोक्रेसी में कुछ लोग होंगे जो आपसे का साथ छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आप सबके एस्पिरेशंस तो फुलफ़िल कर नहीं सकते, तो आपको कुछ नए लोग लाने पड़ेंगे सोशल कॉम्बिनेशन बनाने में। तो विद इन पार्टी बन जाए तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं बनेगा तो आपको बाहर से बनाने पड़ेंगे, जो अभी किया ही वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी, ईस्टर्न यूपी में निषाद पार्टी और राजभर जी के साथ, और ऐसे अनुप्रिया पटेल जी के साथ अलायंस बनाया। उसको थोड़ा सा और रिन्यू करना पड़ेगा, और अलायंस पार्टनर अच्छे ढूंढने पड़ेंगे। और जो अभी कल परसों मैं देख रहा था विधानसभा में, योगी जी ने बोला भी कि बार बार काट के आंधी नहीं चढ़ती, आप वो खटाखट जो पैसा देने वाले थे। तो इस तरह की जो अगर कोई साजिश हो रही है, तो आपने देखा होगा इलेक्शन के बाद कुछ लोग पहुंच गए थे कांग्रेस दफ्तर कि भाई वो हमारे पैसे हमने कहा था 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस तरह का एक फॉल्स प्रॉमिस जो किया था, या कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ये उनको भी पहले से पता रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह से कुछ होने वाला है, तो अगर आप गवर्नमेंट में, आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह का भी कुछ एजेंडा चल रहा है, तो इस तरह के कुछ कोर्स करेक्शन अगर कर लेंगे तो बहुत
कठिन नहीं होगा कि And do you think that is possible, especially when there is a particular community that जिसका एक तरफा वोट पड़ता है? हाँ, it's very much possible because if one community is voting on one side, so there would be a counter polarization on the other side. So that is very much possible. That is not a threat at all. बट काउंटर पोलराइजेशन को ही उन्होंने कास्ट की तरह से ब्रेक करने की कोशिश करी ना। यही है, इतना ही रणनीति है, बस आप जी। यही समझ रही जी। सो दैट इज द स्ट्रेटजी कि एक तरफ वो पोलराइजेशन हो जाए, यही चल रहा है, 80 साल से चल रहा था कि एक तरफ वो पोलराइजेशन एक साथ रहे। पहले उन्होंने डरा के रखा उन्हें कि पार्टीशन हो गया, आप यहाँ रह गए, आपको हम सुरक्षित रखेंगे, और सुरक्षित रखने के नाम पे उनके लिए भी कुछ नहीं किया। बहुत ही कमज़ोर कम्युनिटी उस पर भी बातचीत काफ़ी चल रही है। एक एएमयू था, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एएमयू 1920 में बना, अगला एएमयू ही नहीं बना कभी आज की तारीख में। कभी मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, वहाँ एक डिग्री कॉलेज मुझे दिखता था, मुस्लिम गर्ल्स का डिग्री कॉलेज है, बहुत अच्छा। आपने दूसरा बनाया ही नहीं कभी, क्यों नहीं बनाया? अगर आप सच में खैर ख्वाह थे, सच में उनका शुभ चिंतक थे, आपको करना चाहिए था। इकोनॉमिकली उनके लिए कुछ करना था, एजुकेशनली कुछ करना था, सोशली कुछ करना था। सिर्फ डरा के रखने से नहीं होगा। अगर आपका 20% का पॉपुलेशन ऐसे डर के रहेगा तो वो रिएक्ट कर सकता है किसी भी समय। आपको उसको सोशियो इकोनॉमिकली, एजुकेशनली उसको भी एम्पावर करना पड़ेगा, अलग अलग रणनीति बना के। और अलग से भी क्यों बनाना, आप सबके साथ मिलकर बनाइए। वही लेकिन तो क्या कारण है कि इतने दशकों बाद भी जो है वो एक कम्युनिटी है जो इस चीज़ को भाप नहीं पाई है कि ये हमारा मिसयूज़ करते हैं, बजाय हमें सुविधाएं देने के। ये हमारा जो हेट टुवर्ड्स एक पर्टिकुलर पार्टी है फॉर देयर आइडियोलॉजिकल दिस थिंग, उसके लिए जो है हम ये उस कम्युनिटी को तय करना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये डिबेट होनी चाहिए। जैसे कि 1950 टू 1990 क्या रहा कि मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, ये जो नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस का कोर वोट थे। तो उसमें राम मंदिर मूवमेंट के कारण थोड़ा ब्राह्मण वगैरह बीजेपी की तरफ गया, दलित कम्युनिटी जो है वो बीएसपी वगैरह पार्टी बनी, उधर चला गया, और मुस्लिम वोट भी थोड़ा क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ गया। लेकिन उसने एक 50% पे ही वोट करते रहा, उसने अदर बीजेपी की तरफ कभी देखा भी नहीं, या और भी तरफ। दलित वोट जैसे था, उसने पहले बीएसपी को वोट, कांग्रेस से बाहर आके बीएसपी को वोट किया, फिर कभी समाजवादी पार्टी को थोड़ा वोट किया, फिर बीजेपी को भी वोट करने लगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी को। तो पार्टी को भी लगा कि भाई ये अगर हमको वोट कर रहे हैं, हम थोड़ा और करें इनके लिए, तो ये हमारे को थोड़ा और वोट करेंगे जी। तो ये होने लग गया। और आपने देखा कि आज हमारे सारे संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं, कॉलेजेस में प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट्स में देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं, सब जगह एक अच्छे नंबर्स में हमें दलित समाज से युवा दिखाई पड़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में दिखाई पड़ रहे हैं, अभी स्पोर्ट्स में दिखाई पड़ रहे हैं, अभी सभी जगह दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि वो सभी गवर्नमेंट्स के साथ, इसे कहते हैं ना ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कहें हम अगर, तो कि वो नेगोशिएट करने लगे। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। नो वन शुड हेजिटेट इन डूइंग दिस, कि करना ही नहीं चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कभी। इससे आप लाभ लीजिए, उससे लीजिए, और ये डेमोक्रेसी में चलना चाहिए। लेकिन एक कम्युनिटी रही, वो बैठ गई एक तरफ से कि भाई हमें तो इनके साथ जाना नहीं, और अल्टीमेटली उनको बड़ा नुकसान हो गया इसका, सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल लेवल पे। और ये तब है जब आई थिंक पिछले 10 सालों में एक एफर्ट रहा है सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत, जहाँ इन लोग जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनको भी उसी तरह की सुविधाएं जी। और बहुत पॉलिसी बेनिफिट्स दिए हैं। डेटा आया है इसके ऊपर, क्योंकि यूपी में खास तौर से इसका ज़्यादा डेटा आया है, शायद नंबर भी वहाँ ज़्यादा है या डिस्कोर्स में ज़्यादा रहता है, कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के घर हो, चाहे उज्ज्वला के सिलेंडर हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, इस तरह की जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उसके बेनिफिशरीज देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अन्न योजना आती है, जो क्या कहते हैं, जो अभी शुरू की गई कोरोना के बाद, उसमें राशन मिलता है 5-5 किलोग्राम, तो वो एक बहुत नंबर क्या कहते हैं वो मिला उस कम्युनिटी को। लेकिन उसके बावजूद ऐसे एक जैसे नैरेटिव जैसे बनता है, रामपुर का कोई गाँव था, वहाँ पे 422 समथिंग घर थे, और वहाँ पे पूरा ये सारी योजनाओं का लाभ भी मिला था। पर अगर आप जो है ज़्यादातर ये जो क्लस्टर्स हैं उनके अगर डेटा उठा के देखेंगे तो ऐसा ही है। हाँ, ये है कि बेनिफिट्स मिलने और लेने के बावजूद भी देयर इज समथिंग दैट ड्राइव्स देम टू वोट अगेंस्ट बीजेपी। ये सोचने वाली बात है कि क्योंकि देखिए, अगर कोई एक सिंगल पॉलिसी, जैसे जो लोग लिखते हैं कि बीजेपी ऐसा करती है, मैं तो उनसे बात भी करता हूँ, हमने कहा कि आप मुझे एक सिंगल पॉलिसी बताइए
तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा। सिंगल पॉलिसी प्रोग्राम स्कीम गवर्नमेंट की बताइए, यूपी गवर्नमेंट की या किसी भी बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहाँ पे इस लेवल पे पार्शियलिटी हुई हो कि किसी को इस कारण से नहीं मिला क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी का था किसी, तो ऐसा कोई भी एक स्कीम कोई बता नहीं पाता है और बेनिफिशियरी सब जगह होते हैं, उसके बावजूद अगर वोट में वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है तो ये सोचने वाली बात हो जाती है क्या कहते हैं कि आगे फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। पर यहीं हम इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके अगर इसे यूथ पर देखें तो हमारा जो यूथ है, आप जहाँ उनको बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ले भी रहे हैं, कई यूथ उसके लाभकारी हैं, लेकिन स्टिल जब बीजेपी की बात आती है और उनकी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन की बात आती है तो एक सेगमेंट ऑफ यूथ थोड़ा इस वजह से भी परेशान रहता है कि ये हिंदुत्ववादी हैं, ये हमें जीन्स नहीं पहनने देंगे, ये हमें अपनी तरह से जीने पे रोक लगाने की बात करेंगे, बहुत ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ मेंटालिटी लेके चलते हैं। और कई बार ऐसी न्यूज़ इरप्ट होती है जहाँ पे वीएचपी या और इस तरह के जो 98 वाला है जी, अगर आपने ध्यान करें जब आप पढ़ रही होंगी जी, ये उस समय की न्यूज़, कुछ न्यूज़ आई थी उसमें से बहुत सी न्यूज़ गलत भी निकलती। जैसे मैं आपको बताऊं झबुआ में नन के साथ रेप हो गया था, वो पूरी चली न्यूज़ मीडिया में खूब आई और बाद में पता चला कि वो सारा कुछ गलत न्यूज़ आया, वो आप सिंपल गूगल से आपको मिल जाएगा। तो ये इसी को नैरेटिव कहते हैं कि आप एक स्टोरी वीव करते हैं कुछ आइडियाज़, क्योंकि जिस चीज़ पे आप बिलीव कर रहे होते हैं आपको लगता है दरअसल ये वैसा ही करने वाले हैं, दरअसल वैसा होता नहीं है। कि कहते हैं हमें देखने में आया कि आज यूपीएससी के रिजल्ट्स देख लीजिए आप, कोचिंग्स देख लीजिए आपको दिखाई पड़ेगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के यूथ बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं रहा है। जो जिसको एक्सेलेंस करना है उसको दरअसल कोई रोकेगा नहीं, जिसको एलिगेशन लगाने है वो लगाते रहेगा। और उससे बड़ी दिक्कत तो, सबसे बड़ी दिक्कत तो दिल्ली में बैठे आर्मचेयर इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो दरअसल वही हमने तो 90s में पढ़ाई की, उन्होंने 80s में पढ़ाई की हुई है, तो वो वहीं पे स्टक कर गए हैं, कोई नया आइडिया उनके पास है नहीं। बहुत, मैं एकेडमिक्स में काम करता हूँ, बिल्कुल दावे के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ कि वो सारे के सारे वो लेट 80s में रुके हुए हैं उनकी गाड़ी। लेकिन वही आपका जो है मेजर इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करते हैं जहाँ बच्चे पढ़ाए जाते हैं, हाँ, जिनका जो है वहाँ पे ब्रेन वॉश, वो डिटेक्ट भी हो रहे हैं बहुत सारे लोग, और वो बिल्कुल वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से एक थोड़े से यूथ है जो हमारे गलत दिशा में सोचने में लग जाते हैं। लेकिन वो भी क्या है ना, इन्फॉर्मेशन का फ्लो भी फ्रॉम डिफरेंट साइट्स है कि क्लासरूम के अलावा भी बहुत जगह से लोगों को चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम लोग के समय होता था कि दादा दादी क्लास का टीचर ऐसे बताते थे, हम वही सीखते थे। अभी क्या है कि सिंपल गूगल पे आप क्या कहते हैं 50 इन्फॉर्मेशन, सिर्फ ट्विटर फॉलो करके लोगों को हज़ारों किस्म की जानकारियाँ मिल रही हैं, ऐसे लाखों वेबसाइट्स हैं, बुक्स हैं, ऐसे आप ऑनलाइन बुक्स पढ़िए। तो आज का यूथ थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर है और उसको पता है कि दरअसल उसका सच में वेल विशर कौन है। फिर भी ये बिल्कुल इस तरह का प्रेशर है, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना ज़्यादा प्रेशर था, जो संविधान वाला पूरा डिबेट था, रिजर्वेशन वाला, उसके बावजूद 40% तो वोट आए ही। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी थी, अदरवाइज़ गांव-गांव में पर्चे बांटने से लेके, पैसे बांटने से लेके, ऐसे तमाम चीज़ें ऐसी की गई जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है। उसके बावजूद इतनी ख़राब परफॉर्मेंस नहीं हुई। नंबर सीट वो तो आप देखिए, इसको मैं ऐसे कह रहा हूँ कि दरअसल आपने इतना बड़ा बेंचमार्क ही बना रखा है कि आपको अपना 240 भी कम लगता है और लोगों ने अपना बेंचमार्क ही ऐसा बना रखा है कि बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसमें कुछ किया नहीं सकता। लेकिन हाँ, फिर भी एक हमारा जो लीडरशिप रोल में जो जाने वाला यूथ है इन फ्यूचर, वो क्या सोचता है इसका असर पड़ता है। जो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप में, सोशल लीडरशिप में, इकोनॉमिक लीडरशिप में, कल्चर की लीडरशिप में जो यूथ जाने वाला है, और वो आप बिल्कुल ठीक करिए, जो अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ता है, स्टीफन स्पेनांडा, RSR जैसे कॉलेज में जो यूथ पढ़ रहा होगा, उनका भी जो टॉप यूथ होगा, IIT में जो यूथ होगा, जो कल स्टार्टअप करके 100 करोड़ रुपए की कंपनी बनाएगा, जो सिलिकॉन वैली में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करेगा, वो यूथ क्या सोच रहा है आज की तारीख में। तो उसमें से काफ़ी यूथ है जो थोड़ा सा वोकिज़म की तरफ, इस तरह के कल्चरल मार्क्सिज्म की तरफ, इस तरह से उनको कई बार वो, क्योंकि अब 10 साल से तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसको ऐसा लगने लगता है यही इस्टेब्लिशमेंट है, जबकि दरअसल तो बीजेपी एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम मतलब रहती आई, तो अपोजिशन में ही रह जाता, अपोजिशन में रही। तो ये सारे नए इश्यूज भी हैं जिनको कैटर करने की ज़रूरत है, और जो लीडरशिप होगी वो उस पर विचार कर रही होगी, करना भी चाहिए। आप एक दशक से पढ़ाने की क्षेत्र में रहे हैं, उससे पहले मीडिया में रहे हैं, तो
आपके विचार से ऐसा क्या होना चाहिए, या हर व्यक्ति विशेष से लेके गवर्नमेंट तक ऐसी क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा यूथ अपनी रूट्स से जुड़ सके, और एक जो नेशनलिस्ट आइडेंटिटी है जो अपनी, उसको लेकर और ज़्यादा जो है प्राइड फील कर सके। देखिए ये जब स्टार्ट होता है फैमिली से, तो हमारा जो फैमिली वैल्यू सिस्टम था भारत, अगर दुनिया में हम अभी जैसे मैं 15 दिन पहले ही वॉशिंगटन गया, वहाँ पे बात हो रही थी, बिल्कुल वाइट हाउस के बगल में कंजर्वेटिज्म की कॉन्फ्रेंस में मैं था, तो वो लोग फैमिलीज पे बात कर रहे थे। और मैं अभी सीरीज़ भी देखता हूँ नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो हमारे यहाँ तो बेसिकली इमेंसिपेशन का जो पूरा आइडिया है ना, खासकर कि महिलाओं के लिए वो बता दिया गया। जैसे आपने भी कहा कि अरे हमें जीन्स नहीं पहनने देंगे, यानी कि आपके लिए महिलाओं की आज़ादी का आइडिया कहीं जीन्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। किचन जो होना चाहिए थोड़ा मॉड्यूलर किचन होना चाहिए, जहाँ से ड्राइंग रूम कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो या कि हम खाना क्यों बनाएं, यहाँ पे हम लोग यही सब तो डिबेट कर रहे हैं, वहाँ पे वो खाना भी बना रहे हैं, डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फैमिलीज भी मतलब कि बच्चे भी पैदा कर रहे हैं और अच्छे से फैमिली में रह रहे हैं। उनको गवर्नमेंट इस कारण से सपोर्ट भी कर रही है, हमें उन्होंने दूसरे रास्ते पे डाल दिया है, वो दूसरे रास्ते पे निकल गए हैं। तो वो पूरा इस पर उनके यहाँ बहुत डिबेट है। तो इन सब सारी चीज़ों पर डिबेट होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन रहा है, हम हज़ारों साल से बच गए ना। ऐसे थोड़ी कि कोरोना पहली बार आया, अगर कोरोना नहीं आया होता तो शायद आप सब जानते भी नहीं कि ऐसी खतरनाक चीज़ें होती भी होंगी, हमने खुद ही जानते। 100 साल पहले ही आया था जी, हाँ, स्पेनिश फ्लू आया था, तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ 100 साल पहले, उससे 200 साल पहले कुछ और भी आया होगा जी। भारत बचा रह गया हज़ारों साल से, कैसे बचा रह गया जी? उसके पीछे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो काम करता होगा वो था फैमिली, उस फैमिली के कारण बचा रह गया। दूसरा जो हमने अपने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, काढ़ा, दादी माँ के नुस्खे, देसी दवाइयाँ, ये जो हमने अपने आप से घर के सामने, सबके गांव में सबके घर के सामने नीम का पेड़ होता था, पीछे कोई तरह का पेड़ होता था, आगे कोई तरह का पेड़ होता था, कुछ लगा के खाते पीते रहते थे। तो वो सारी चीज़ों पे ना थोड़ा सा उसको बताने की और करने की ज़रूरत है। हम लोग ना ये थोड़ा सा वेव में ना थोड़ा ज़्यादा आगे बह गए। पहला तो वो है। दूसरा हमारा जो स्कूल का एजुकेशन है, तो पहला फैमिली, जहाँ से बेसिक एजुकेशन आपको मिलती है, वैल्यू सिस्टम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती हैं जो ज़िंदगी भर साथ रह जाती हैं जी। वो हम लोग वहीं से सीख के आए हैं, क्योंकि अब दिल्ली में फ्लैट सिस्टम में वो उस तरह की फैमिली नहीं है कि जहाँ दादा दादी से भी आप सीख रहे हैं। तो वो थोड़ा कैसे उसको मॉडर्न वे में सिखा सकते हैं, वो करने की ज़रूरत है पहला। दूसरा जो हमारी स्कूल एजुकेशन है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है उसमें, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना, जब बड़े हो जाते हैं, तब तो हम उसको क्रिटिकल माइंड से एनालाइज कर लेते हैं कि वेदर इट इज़ रिटन इन बुक और नॉट, व्हाट आई एम थिंकिंग माइट बी राइट, और स्क्रूटनाइज करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। स्कूल के समय नहीं होती है। स्कूल में दरअसल मार्क्स होना होता है, मिस होती हैं, वो ऐसा पढ़ाती हैं, और मिस की भी अपनी एक एजुकेशन होती है। तो वो पूरी स्कूल टीचर ट्रेनिंग की बात हो, बच्चों को जो 5th स्टैंडर्ड तक, 8th स्टैंडर्ड तक की जो एजुकेशन है, वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी बात है। वो सब थोड़ा सा हम अगर काम कर लेंगे, तो जिसे आपने जहाँ से बात शुरू की थी रूट्स, तो वो रूट्स हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर डिबेट सब चीज़ पे होनी चाहिए, और उसको आप रोक भी नहीं पाएंगे, हम भी नहीं रोक पाएंगे, और रोकना चाहिए भी नहीं। गांधी जी कहते थे कि खिड़कियाँ खुली रहने दीजिए, हर तरफ की हवा आने दीजिए, बस हमारे जो पैर है ना वो स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ, तो हम वो सब कुछ चीज़ें और हम सहते आए हैं हज़ारों साल से, और उसके बावजूद ये आज जो आपने और हमने ये बांध रखा है ना, 4000 साल पहले भी दान इंद्रो बलि राजा कह के गंगा नदी के किनारे, तब भी लोग ऐसे बांधते थे, और आज भी हम बांध रहे हैं। तब भी नाम लिपिका और स्वदेश और पल्लवी हुआ करता था, और आज भी लोगों का वही नाम होता है। यानी कि वो एक परंपरा चली आ रही है, उसको किसी ने ख़त्म नहीं कर पाया, उसमें वीकनेस आई समय समय पे, हम उससे उभरते गए। तो हमारे फैमिली एजुकेशन स्ट्रांग हो जाए, बेसिक जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सिस्टम है उसमें, मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ, वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। और उसके बाद जब आगे आएँ, तो जो रोज़गार होता है, जॉब्स, जिसे आपने कहा बच्चे बाहर जा रहे हैं, जब अगर आपका सच में बेस्ट माइंड जो है वो बाहर चला जाएगा, तो फिर आपके अंदर रिसर्च और इनोवेशन नहीं होगा। वो जो भारत अभी 300-400 साल पहले तक, जब 500 साल पहले आगे था, उसका कारण सिर्फ एक था, जिस भी देश में R&D होगा वही देश टॉप करेगा दुनिया में, वो नंबर 1 रहेगा। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा R&D दुनिया में अमेरिका में होती है, तो अमेरिका नंबर 1 देश है। 1000 साल पहले भारत में होती थी, भारत दुनिया का नंबर 1 देश था, क्योंकि बेसिक आइडिया आप निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, आज की तारीख में कंपनी बना के बेच लो, तब वो नॉलेज की तरफ बढ़ जाता था। तो जो रिसर्च एंड जो इनोवेशन और डेवलपमेंट, इसका वो उसका अगर इकोसिस्टम यहाँ खड़ा हो जाए, तो
काफ़ी कुछ मैं फिर भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉब्लम रहनी भी चाहिए, उससे दो चार होते रहने चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हम कर ले। पहला कि फैमिली वैल्यू सिस्टम कैसे अच्छा हो रहे, एक। दूसरा जो हमारी जो बेसिक एजुकेशन होती है 1st to 8th तक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बोथ, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और हमारा सिलेबस में जो पेडागोजी होती है वो। और तीसरा रिसर्च इनोवेशन का एक उसका एक इकोसिस्टम, यानी कि आपको पता होगा कि आपका बच्चा हो सकता है कि इस समय वो कोडिंग वोडिंग सिखा रहे हो स्कूल में, हम लोग को नहीं आती नहीं है, आती हम है, लोग को जी। रॉकेट साइंस लगता है, जी। उसको 5वीं में सिखा रहे हैं जी। कि तो अब उसके लिए कोडिंग वो आगे जब आएगा 12th के बाद तो कुछ और बड़ा काम करने लगेगा। तो वो एक अभी हमने एक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि कोडिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, सिखा रहे हैं स्किल्स वगैरह। तो ये 3 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अगर करने को बहुत कुछ है, तो समाधान की तरफ हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। स्वदेश जी, आज की बातचीत में मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है कि जितना एजुकेशनल ये मेरा आपके साथ वार्तालाप रहा है वो आज मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा एजुकेशनल वार्तालाप रहा है। नेचुरल, बिकॉज़ आप पढ़ाते हैं तो एक अलग पढ़ते जाने का काम है जी। तो आज हम आपके शिष्य बने नहीं, हुए नहीं, थे। हम लोग बहुत कुछ सीखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि ये आज हमारी पहली वार्तालाप है, बट यूं ही हम आगे बातचीत करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank you टुडे। for inviting me.